हाय एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर कैलकुलस इन मैथमेटिक्स। उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ अबाउट ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल। नाउ ये टर्मिनोलॉजी तो बहुत लोगों ने सुना होगा एंड बहुत लोगों ने इस पे काम भी किया होगा, लाइक ड्यूरिंग आवर डाइवर्जेंस या स्पेलिंग्स करेक्ट एंड कर्ल। नाउ जनरली हमारे ड्यूरिंग आवर बीटेक डिग्रीज़ और बीएससी डिग्रीज़ हम लोग इसका ही इस्तेमाल करते हैं अबाउट ग्रेडियंट डाइवर्जेंस इन कर्ल। बट लिटिल डू वी अंडरस्टैंड कि ये बेसिकली होता क्या है, इसके पीछे इंट्यूटिव आइडिया क्या है, वाई वी यूज़ दिस एंड इसको कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ओके, एंड वाई इट इज़ फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ वेक्टर कैलकुलस स्पेसिफिकली। ओके, तो आज इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि ये बेसिकली है क्या। सो शॉर्ट फॉर्म में इसे एड्रेस करने के लिए आई विल यूज़ द टर्म GDC, ओके, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल, GDC। सो ये कॉन्सेप्ट ऑफ GDC ये लगता कहाँ पे, ओके, हम लोग कहाँ यूटिलाइज़ करते हैं इसको। सबसे पहले ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल इम्प्लीमेंट होता है ऑन फील्ड्स, ओके। तो GDC को समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये फील्ड होता क्या है, ओके। सो just going with the formal definition of any field. So this is a geometrical or spatial, not spatial, it is spatial in space, a geometrical or spatial distribution of a physical quantity, ओके, अ ज्योमेट्रिकल और स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। नाउ इसमें कुछ की टर्म्स है विच वी हैव टू लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल एंड स्पेशल, ओके, एंड द सेकेंड इज फिजिकल क्वांटिटी, राइट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजीज। तो ज्योमेट्रिकल और स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन बोलने का मतलब ये है कि वी लिव इन 3D स्पेस, राइट। सो इस 3D स्पेस में, ओके, ये जो हमारे आसपास जो 3D स्पेस है उसमें किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी, ना व्हेन वी से फिज़िकल क्वांटिटी व्हाट डू वी जनरली मीन इज़ एनी क्वांटिटी दैट इज़ मेजरेबल, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ऑफ विंड, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, टेम्परेचर। सो दीज ऑल आर फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ का स्पेस में, ओके, लाइक इन 3 डायमेंशनल स्पेस और इन 2 डायमेंशनल स्पेस वट एवर इट बी, तो इस 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल स्पेस में इनका ज्योमेट्रिकल, ओके, ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मीन्स हाउ दे आर वेरिंग इन द 3 डायमेंशनल स्पेस, दैट्स बेसिकली इज़ व्हाट वी कॉल अ फील्ड, ठीक है। तो इसको बेटर विजुअलाइजेशन के लिए और अच्छे से समझने के लिए वी टेक अ सिंपल एग्जांपल। इट्स अ वेरी बेसिक एग्जांपल, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू कैन रिलेट टू इट। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट देयर इज़ अ रूम, ओके, रूम में एक साइड विंडो है, ओके। सो दिस विंडो इज़ बेसिकली ओपन एंड in one corner there's a room heater, right? There's a room heater and there's a window. Now from common sense we know that if heater on हो तो क्या होगा कि बेसिकली ये जो रीजन रहेगा, मीन्स हीटर के आसपास वाला रीजन, वो थोड़ा सा वार्म रहेगा, राइट। उसके बाद एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द विंडो से हवा आएगा, ऑब्वियसली वो थोड़ा सा रीजन कोल्ड रहेगा, ओके। उसके बाद जैसे ही वी आर मूविंग टुवर्ड्स हीटर द टेम्परेचर वुड स्टार्ट टू राइज, ओके। सो ये एब्रप्ट चेंज नहीं होगा, ये ग्रेजुअली चेंज होते जाएगा, ओके, लाइक दिस, ओके। सो ये जनरली हम लोग क्या किए कि वी टुक अ फिजिकल क्वांटिटी विच इन दिस केस इज़ अ टेम्परेचर, ओके। सो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, द फिजिकल क्वांटिटी दैट वी आर डीलिंग विथ इज़ बेसिकली टेम्परेचर। और हमने क्या किया कि ये जो पूरा स्पेस था रूम का, ओके, स्पेस था 3D स्पेस रूम का, उसको हमने क्या किया कि इस फिज़िकल क्वांटिटी को, वो फिज़िकल क्वांटिटी इस पूरे 3D स्पेस में किस तरह वैरी कर रहा है उसको हमने मैप करने की कोशिश की। ना ये मैपिंग हमने किया कैसे, सो वी जनरली डिड द मैपिंग विद द हेल्प ऑफ कलर्स, राइट। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि रेड कलर डिफाइंस 40 डिग्री C,
this a bit orangish color defines 30 degree C, and this defines 20 degree C, and this defines 19 degree C. Now टेम्परेचर इतना एब्रप्ट चेंज नहीं होता है, जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस मैंने ये वैल्यूज़ लिया है. नाउ अब यहाँ पे देखो, तो जनरली अगर कोई भी आदमी आएगा और इस डेटा को देखेगा तो उसे एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि अच्छा हीटर के पास द टेम्परेचर इज़ अराउंड 40 डिग्री सी एंड दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रेड कलर, एंड विंडो के आसपास 19 डिग्री सी है. ठीक है, तो ये क्या हो किया हमने कि बेसिकली टेम्परेचर लिया, एक फिजिकल क्वांटिटी, उसको एक 3D स्पेस में मैप करने की कोशिश किया. नाउ दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ फील्ड, and in this case this is a temperature field, as simple as that. Okay, this is a temperature field that we have mapped on a 3D space. ठीक है, तो फील्ड ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स कुछ नोशन है, बट सिंप्लीफाई हम लोग उसको इस तरह से कर सकते हैं ना. इसको और अच्छे इस तरह से कैसे समझने के लिए एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि वी जनरली सी वेदर फोरकास्ट्स. ओके, नाउ लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल कि we are taking an example of India, right? So I'm not very good at drawing the map of India, but let's take ki this is somewhere like this is India. Okay, and जब भी इंडिया बनाते हैं तो श्रीलंका तो बनाना ही होता है. ओके, देन अच्छा उसके बाद वी जनरली सी वेदर फोरकास्ट. और इफ़ अगर आप लोगों को याद हो कि लास्ट टाइम एक साइक्लोन आया था नियर अराउंड वेस्ट बंगाल, तो हम लोग क्या कर रहे थे, वी वर गोइंग टू वेबसाइट्स विच वी आर शोइंग द पोजीशन ऑफ द साइक्लोन. ठीक है, और उसमें वी वर सीइंग कि वहाँ पे कुछ इस तरह एरोज बने हुए रहते हैं, राइट, लाइक एरोज दैट वी आर शोइंग कि विंड का वेलोसिटी किस साइड है ना. और नॉट ओनली दैट, उस एरो के साथ वहाँ पे कलर्स भी इंडिकेटेड रहते थे. तो जहाँ पे साइक्लोन का ओरिजिन होता था वहाँ पे रेड कलर से इंडिकेटेड रहता था, और उसके बाद हम लोग जैसे ही दूर जाते जाते थे देन फॉलोड बाय येलो, एंड जहाँ पे थोड़ा सा काम नेचर होता था वहाँ पे वी यूज़ टू गेट ब्लू रीजन्स, राइट. सो इससे अगर देखें हम लोग तो ये क्या जनरली बता रहा है, यहाँ पे जो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को डील करेंगे वो रहेगा विंड वेलोसिटी, राइट. द फिजिकल क्वांटिटी दैट वी आर डीलिंग ओवर हियर इज़ विंड वेलोसिटी. So these arrow what they will show is they will show the direction of the wind. Okay, wind किस direction में move हो रहा है, उसका movement किस side हो रहा है. Okay, and what these colors will show is कि वहाँ पे उस wind का कितना ज़्यादा velocity है. और you would notice कि हर color के according एक indexing किया हुआ रहता है कि red color corresponds to how much velocity, yellow color corresponds to how much velocity. So this is the general notion of a field. Okay, we have taken a physical quantity, we have tried to map it on a space. Okay, geometrically, right. We see there is a direction involved, so there is a geometry involved, right. So ये general notion है एक field का. Now take एक ऐसा example लेते हैं जो we all are familiar with. So we know कि electric field intensity due to a point charge, right. For example, if we take a positive point charge, okay, then हम लोगों को पता है कि उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो रेडियली आउटवर्ड्स निकलता है. ओके, इट गोज़ रेडियली आउटवर्ड. नाउ ये रेडियली आउटवर्ड्स क्यों है, क्योंकि अगर हम एक टेस्ट चार्ज को इमेजिन करें विच इज़ ऑफ पॉजिटिव नेचर, देन इस पर जो लगने वाला फोर्स है वो बाहर की तरफ एक्ट करेगा. ओके, सो फील्ड लाइन्स आर जस्ट द रिप्रेजेंटेशन कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड या फिर इंटेंसिटी कितना ज़्यादा होगा. ओके, सो दीज फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट्स दैट ओनली. तो इस फील्ड लाइन्स का जो एरो है वो डिफाइन कर रहा है कि फोर्स किस साइड लगेगा, और इंटेंसिटी हम लोग किस तरह से देखेंगे, द मोर द क्लोजर्स द फील्ड लाइन्स आर, लाइक फॉर एग्जाम्पल इस रीजन में द फील्ड लाइन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होगा. बट अगर वही चीज़ हम लोग यहाँ कंसिडर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर वेरी फार अपार्ट, राइट. सो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बहुत कम हो जा रहा है. ओके, सो हम लोग देख सकते हैं कि एक फील्ड डायग्राम, ओके, एक फील्ड डायग्राम क्या कर रहा है कि एक फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन स्पेस में बता दे रहा है और उसके बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी दे दे रहा है, राइट. जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखकर बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कहाँ पे होगा,
क्लोजर जहाँ पे फील्ड लाइंस होगा, डायरेक्शन क्या होगा जो कि उसके एरो से दिखेगा। सिमिलरली इस केस में हम लोग बता सकते हैं कि साइक्लोन का जो सेंटर है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, विंड का वेलोसिटी किधर है, विंड अभी किस तरफ मूव कर रहा है। ओके, उसी तरह एक रूम में हम लोग टेम्परेचर बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है, इस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है, एंड सो ऑन। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक नोशन ऑफ द फील्ड कि फील्ड करता क्या है और फील्ड होता क्या है। ओके, we can take couple of more examples, like if we see there is a positive charge and there is a negative charge, then how do we draw the field? We draw the field lines like this. ठीक है, we all remember this from our higher secondary. Draw it like this, है ना। so what we see in this कि पहली चीज़ तो है कि ये फील्ड लाइंस क्या बता रहे हैं, क्या ये ओरिजिनली में एग्जिस्ट करते हैं, क्या ऐसे लाइन निकल के पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है क्या? ऑब्वियसली नो, दिस इज़ अ इमेजिनरी थिंग, दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग आवर आइडियाज़। ओके, सो ये फील्ड लाइंस क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज को लाया जाए तो उस पर एक फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, उस पर एक फोर्स एक्ट करेगा, और विच विल बी एक्टिंग इन डायरेक्शन विच कैन बी गिवन इफ़ यू ड्रॉ अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि यहाँ पे किस पे फोर्स एक्ट करेगा और उस फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा, इस साइड होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे वो चार्ज रहेगा तो उस पर फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। और ये हम लोग क्वालिटेटिवली बता सकते हैं कि यहाँ पे लगने वाला फोर्स विल बी मच ग्रेटर देन यहाँ पे लगने वाला फोर्स, बिकॉज वी सी दैट द फील्ड लाइन्स आर क्लोजर। ओके, सो एक सिंपल लाइन के रिप्रेजेंटेशन से हम लोग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ फील्ड। ठीक है, तो अब आई थिंक ये फील्ड क्या होता है, अ ज्योमेट्रिकल और स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन स्पेस, इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। नाउ देन वेयर डज जीडीसी कम इन टू प्ले? जीडीसी का क्या रोल है? ओके, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल का क्या रोल है? तो दैट वी वुड बी सीइंग इन द सब्सिक्वेंट मॉड्यूल्स, बट अभी इस फील्ड को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल कि अच्छा, when we are talking about field we are talking about its variation in 3D space। ठीक है, नाउ फील्ड को सिर्फ डायग्राम वाइज बना देना दिस इज़ नॉट इनफ। ओके, क्योंकि फील्ड को सिर्फ बना देने से काम नहीं चलेगा, हम लोगों को बताना पड़ेगा कि एट पर्टिकुलर पॉइंट इन द स्पेस, इन द 3D स्पेस, उस फील्ड का वैल्यू क्या है, वरना इट विल नॉट मेक एनी सेंस। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ मैं कलर कर देता और बताता नहीं कि विच कलर करस्पॉन्ड्स टू व्हाट टेम्परेचर, देन अगर मुझसे कोई पूछता कि यहाँ पे क्या टेम्परेचर है, सो वी वुडंट बी इन अ स्टेट टू आंसर दैट। ओके, लेकिन अब मेरे पास डेटा है तो वी कैन सी एंड टेल दैट देयर द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सी। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी वी कैन करस्पॉन्ड, वी कैन राइट, लेट्स से we can give a red marking here and we can say that the velocity is around, let's say, I don't know the exact 150 km per hour। okay, so we can do stuffs like that। okay, उसी तरह इसमें आ जाओ, इसमें हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं, सो वी नो वी हैव अ फार्मूला दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। सो वी नो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। ओके, सो वी आर एबल टू क्वांटिफाई इट, वी आर एबल टू डिराइव द क्वांटिटी विच वी आर डीलिंग विद। ओके, सो फील्ड इज़ नॉट जस्ट कि उसको लाइन से बना दे हम लोग और उसको जनरली रिप्रेजेंट कर दें, वी शुड बी इन अ पोजिशन कि हम लोग उसको क्वान्टिफाई भी कर पाएँ और हम लोग ये बता पाएँ कि इस पूरे 3D स्पेस में किस पॉइंट पे उसका क्या वैल्यू है और हर पॉइंट पे उसका वैल्यू हम लोग बता पाएँ। Now to make this more clear, let's take an example। अच्छा, when we are talking about 3D space, generally there are many coordinate system which we can refer, but generally we use Cartesian coordinate system। okay, there are other coordinate systems also like spherical coordinate system, cylindrical coordinate system, but generally we use Cartesian coordinate system। तो Cartesian coordinate system में होता क्या है, there are 3 sets of coordinate axis, x axis, y axis and z axis। now generally see, हम लोग एक्स वाई जेड एक्सिस ऐसे ही इन जनरल बना देते हैं, बट इसके पीछे भी एक लॉजिक होता है। सबसे पहला चीज़ कि ये एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर ऑर्थोगोनल। ओके, सो दे आर 90 डिग्री विथ ईच अदर, दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ ईच अदर। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें हो सकता है कि एक एक्सिस दूसरे एक्सिस के साथ 90 डिग्री ना बना रहा हो।
ओके, बट इन जनरल वी यूज़ ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. नाउ ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं. हियर वी आर डीलिंग विथ राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम. Okay, in general scientists use right handed coordinate system. Now what's right handed coordinate system? इसमें राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करके हम लोग इस 3 एक्सिस का रिलेटिव पोजीशन बताते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल ये जो मैंने x लिखा है, यहाँ y लिखा है और यहाँ पे z लिखा है, ये इसी तरह नहीं लिख दिया है, इसके पीछे रीज़न होता है. ओके, सो व्हेन वी आर यूजिंग राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हाट वी हैव टू डू दैट वी हैव 3 एक्सिस x, y and z. So what we have to do, listen this carefully, what we have to do is that we have to take our right hand, place our right hand along x axis, okay, and the fingers will point towards this x axis. Okay, now we have to curl our finger towards y axis. Okay, so first we have placed our fingers like this. Okay, then we are going to curl it like this. Okay, we have to curl our fingers and the direction of our thumb will give the direction of the third axis. So if we'll place our hand like this, we will curl it like this, then this would be our thumb. Okay, so the thumb will give the direction of z axis, this will be our x axis and this will be our y axis. Okay, so this is the correct representation of a Cartesian coordinate system in right handed according to the right handed rule. Now ये क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि we can orient our मीन्स कोऑर्डिनेट सिस्टम इन एनी पॉसिबल वे. ऐसा नहीं है कि x को नॉर्थ डायरेक्शन में रहना है या y को साउथ डायरेक्शन में रहना है. देर इज़ नो सच थिंग. ओके, सो वी कैन ओरिएंट आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन एनी वे पॉसिबल, बट वी हैव टू टेक केयर दैट इट इज़ फॉलोइंग अ राइट हैंडेड थंब रूल. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी डू लाइक दिस, वी नेम इट x, वी नेम इट y and we name it z. So is this correct? No, it's not. It's not following the right handed rule, because अगर x के अकॉर्डिंग हम लोग हाथ रखें और उसके बाद y की तरफ हम लोग अगर अपने हाथ को कर्ल करेंगे तो जो z डायरेक्शन पॉइंट होगा वो थंब नीचे की तरफ पॉइंट होगा. राइट, सो z एक्सिस को इस केस में, सो दिस द रॉन्ग थिंग. सो अगर x इधर लिख रहे हैं, y इधर लिख रहे हैं, सो वेयर वी हैव टू राइट z, वी हैव टू राइट z दिस वे. Okay, so we have to be very cautious when we are using coordinate systems. Okay, now ये coordinate system का idea आया क्यों? We were talking about fields and eventually we have came to this idea. So see, fields, as I have said from the statement, that it's a geometrical representation. Okay, geometrical or spatial representation. So we need a space where we can represent this. Okay, and we live in a 3D space, so it is convenient for us to represent anything in 3D space. Okay, so वहाँ से हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि x, y and z axis है. Now each point in this space can be represented by a unique point. Like for example हम यहाँ पे एक point ले रहे हैं तो उसका एक particular x coordinate होगा, y coordinate होगा और एक z coordinate होगा. Okay, now if we are taking another point, इसका एक अलग x होगा, एक अलग y होगा और एक अलग z होगा, and these two will not be equal in any sense. Okay, even if x and x bar or y and y bar are matching, but z and z bar will not match. Okay, so they will differ at least by 1 degree. Now see, we were talking about fields, right? तो अब फील्ड और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या रिप्रेजेंटेशन है, मीन्स वो लोग का क्या रोल प्ले करता है फील्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में. नाउ एज आई हैव सेड कि फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन अ 3D स्पेस. ठीक है, और फील्ड शुड बी सच दैट ईच एंड एवरी पॉइंट इन द फील्ड शुड बी यूनिकली क्वान्टिफाइड. राइट, उसका एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होना चाहिए. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पूरे 3D स्पेस में जो भी फील्ड बनाते हैं, ठीक है, उसको एक एक्सप्रेशन देते हैं हम लोग, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ आई राइट दैट देयर इज़ अ फील्ड, the name of the field is E, and the x component of that field is, let's say, ax square, the y component of that field is 0 and the z component of that field is also 0. ठीक है, तो अब मैं चाहूँ कि इसको प्लॉट करूँ कि ये फील्ड मेरे को दिखने में कैसा लगेगा. ओके, देन वी गो एंड मेक दिस एक्सेस x, y and z एक्सिस. नो वी सी कि ई वाई कॉम्पोनेंट और ई जेड कॉम्पोनेंट यानी वाई एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग इस फील्ड का कोई कॉम्पोनेंट नहीं है. ठीक है, लेकिन इस फील्ड का कॉम्पोनेंट है, वो है
x axis के along. Now at x equals to 0, this is the 0 origin point, this is 1, this is 2 and so on. ठीक है. Now at x equals to 1 what do we see? ठीक है. x equals to 1 में क्या होगा कि ex will turn out to be 1 because x square, that is 1 square, will be 1, right, from here. Now at x equals to 2, ex will be 4 times a, right, and at x equals to 0, e of x is equals to 0 because x is 0. ठीक है. तो अब हमें इसको मैप करना है. सो हाउ डू यू मैप दैट? हमें पता चला कि x इक्वल्स टू 0 में देर इज़ नथिंग. ओके, ई एक्स इक्वल्स टू 0. नाउ x इक्वल्स टू 1 में क्या हुआ कि ई एक्स एग्जिस्ट कर रहा है और उसका स्ट्रेंथ कितना है a. सो वी कैन गो एंड मेक एन एरो लाइक दैट और इसका कह दें कि ये स्ट्रेंथ a है. ओके. नाउ एट x equals to 2 we got ex equals to 4a. now obviously 4a is greater than a. तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक लंबे एरो से डिनोट करेंगे विच इज़ 4a, राइट. एंड ई और ई जेड कॉम्पोनेंट 0 है, यानी कि ये फील्ड पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस में इस तरह से है. ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस. ओके, तो ये सिर्फ एक लाइन में नहीं है, ये जेड एक्सिस में इधर भी आते जाएगा. ठीक है. सो इफ़ यू आर स्टैंडिंग एट द ओरिजिन, अगर आप इस ओरिजिन के पास खड़े होंगे तो आप देखोगे कि जब आप एक्स एक्सिस के साइड देखोगे तो वहाँ पर यू वुड सी मेनी एरोज़. और जैसे ही एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप ट्रैवल करोगे तो यू वुड सी कि एरो का जो साइज़ है वो बिगर होते जा रहा है, वो बड़ा होते जा रहा है. ऑब्वियसली नाउ दिस जस्ट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, बट ऑब्वियसली फील्ड इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है बिकॉज वी हैव टेकन सर्टेन वैल्यूज लाइक एक्स इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इक्वल्स टू 2, बट देयर आर मेनी वैल्यूज विच आर लाइंग बिटवीन 1 and 2. एक्चुअली देयर आर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज विच आर लाइंग बिटवीन 1 and 2. और उस सब वैल्यूज़ के लिए भी ये फंक्शन डिफाइंड है बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूस फंक्शन. ठीक है. तो ये सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज होल्ड नहीं करेगा, ये कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज होल्ड करेगा. ओके, सो व्हाट वी सी ओवर हियर कि दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन. ओके, दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन. तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या बता रहा है कि वी हैव टेकन अ फिजिकल क्वांटिटी which in this case is E. Our E represents a physical quantity. Now this physical quantity can be anything measurable. Okay, let it be temperature. In this case it is not temperature exactly, but it can be anything. Okay, a physical quantity which is measurable. And उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि through this diagram, okay, through this field diagram वी आर एबल टू कन्वे कि ये जो फील्ड है वो किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड थिंग कि ये कैसे वैरी कर रहा है. सो कोई भी इसको देखेगा जब इस डायग्राम को, सो ही वुड से कि अच्छा फील्ड इज़ वेरिंग अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन एंड एज वी आर मूविंग अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन द स्ट्रेंथ ऑफ दैट फील्ड इज़ गेटिंग बिगर एंड बिगर. ऑब्वियसली. सो ये नोशन मत रखना कि फील्ड्स आर डिस्क्रीट थिंग्स एंड दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई आर एरो. नो, इट्स जस्ट वन ऑफ द वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ फील्ड कि as we are moving along the x-axis the arrows are getting bigger, then that conveys the idea कि fields are getting stronger and stronger. Okay, so this is the basic notion of a field. ठीक है. now अगर मैं चाहूँ तो इस field को we can represent in a vector form also. ठीक है. तो अगर एक जनरल फॉर्म लिखेंगे E which is a vector, we can write it as ax square I cap only, राइट. क्योंकि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है वो 0 है. ओके, सो इट विल ओनली हैव एक्स कंपोनेंट. ओके, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आई कैप विच इज़ एन एक्स कंपोनेंट. सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक फील्ड को हम लोगों ने क्या किया कि पहला चीज़, फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव डन इज़ वी हैव रिप्रेजेंटेड द फील्ड in a 3D space. Okay, so the first part of our journey was to represent the field in a 3D space. Second thing is that we have quantified it. We have quantified it in the sense कि अब हर एक unique point which is in x, y and z. Let's say we take a point like p 5, 0, 3. Okay, so this is x, this is y and this is z.
So we take a point 5 comma 0 comma 3, and now we want to know what is the strength of that field over there. So we know from the equation that Ex equals to, at that point will be 5 5 is 25, so 25A. ओके, सो ये क्या हो रहा है कि हर पॉइंट अब क्या होगा कि वी टेक एनी वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, वी कैन टेल एग्जैक्टली व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दैट फील्ड ओवर देयर. ठीक है, सो वी हैव क्वान्टिफाइड इट. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज दैट it can be expressed as a vector. नाउ ऐसा नहीं है कि हर फील्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ वेक्टर. कुछ फील्ड्स होते हैं जो कि वेक्टर फील्ड्स होते हैं, कुछ फील्ड होते हैं जो कि टेम्परेचर फील्ड होते हैं. इस फील्ड को हम लोगों ने वेक्टर फील्ड क्यों बोला है? क्योंकि दे आर हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बिकॉज दे आर हैविंग मैग्नीट्यूड लाइक A, 4A, 25A इन दिस केस, एंड ऑल्सो दे हैव अ डेफिनेट मैग्नीट्यूड लाइक दे आर मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस. ठीक है, पर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर फील्ड, लाइक इन दिस एग्जाम्पल, when we are talking about temperature field, these field does not have a direction. They are only uniquely defined by their magnitude, like इस point पे क्या magnitude है, इस point पे क्या magnitude है, इस point पे क्या magnitude है. So this is an example of a scalar field. So field can be both vector as well as scalar. Okay, so it can be expressed as a vector. Okay, and we have obviously quantified it, and its representation is unique. The representation of field is unique. Now ये तो हम लोगों ने फील्ड के बारे में देखा, पर फिर अगेन द क्वेश्चन अराइजेस कि GDC का रोल क्या है. व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल. सो सी, यहाँ पे जो मैंने फील्ड का एग्जांपल लिया था, दिस इज़ अ वेरी जनरलाइज्ड वन. ओके, दिस इज़ अ वेरी सिंपल फील्ड. लेकिन जनरल में ऐसा फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है. वी सी अ वेरी कम्प्लेक्स नेचर ऑफ द फील्ड विच वी जनरली कांट रिप्रेजेंट मीन्स जनरली खुद से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. वी नीड सॉफ्टवेयर, वी नीड सम गुड अमाउंट ऑफ एक्सपर्टीज टू रिप्रेजेंट दैट फील्ड ऑन अ 3D स्केल, बट वी कैन डिराइव सम इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स एंड इन्फॉर्मेशंस फ्रॉम दैट फील्ड. क्योंकि इस फील्ड में अभी भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ है जो कि हम लोग को सिर्फ देखने से पता नहीं चलेगा. ओके, वी नीड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस टू नो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फील्ड. ओके, सो वहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल का. जो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल क्या करता है कि वो उस फील्ड में से कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस होता है जो कि एक्सट्रैक्ट करके देता है. ओके, सो इन द नेक्स्ट मॉड्यूल वी वुड सी कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल कैसे रोल प्ले करता है फील्ड में से उस इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. ओके, सो टिल नाउ दैट्स इट एंड थैंक यू.